ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये चारों ट्राई कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। ये वाला इक्विलिब्रियम है। ये सारे इक्विलिब्रियम के सिंबल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एट 1400 केल्विन केसी इतना है, फॉर द रिएक्शन दे रखा है, और 10 लीटर रिएक्शन वेसल एट 1400 केल्विन कंटेन सी मोल्स दे रखे हैं सबके। इज द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। अगर हमको नहीं पता कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, तो जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से क्यूसी निकालेंगे, और अगर क्यूसी और केसी इक्वल आ गया तो क्या बोलेंगे, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। क्यूसी निकालते कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला जो केसी वाला होता है, राइट बाय लेफ्ट और कोएफिशिएंट पावर में। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CS2 पावर में 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पावर में 4 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन पावर में 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S पावर में 2। इस तरह से हम लोग क्यूसी निकाल सकते हैं। वैल्यू सारी दे रखी है। CS2 का दे रखा है 3 मोल और कंटेनर का वॉल्यूम दे रखा है 10 लीटर। देखिए केसी में एक काम ये कर सकते हैं आप, कि आप हर जगह वो वॉल्यूम से डिवाइड करके मत लिखिए, आप मोल ही ले लीजिए। जैसे कि CS2 का 3 मोल दे रखा है तो आप यहाँ पे 3 ले लीजिए। हाइड्रोजन का भी 3 मोल दे रखा है, यहाँ पे 3 ले लीजिए, पावर में 4 है। मीथेन का 2 मोल दे रखा है, 2 ले लीजिए। और H2S का 4 मोल दे रखा है, 4 ले लीजिए, पावर में 2 है। तो यहां आप मोल ही ले लीजिए कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे। बट क्या कीजिए कि फिर अलग से एक 1/V का फैक्टर, और वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 10, वो लगा दीजिए और पावर में डाल दीजिए डेल्टा NG। तो 1 + 4 दैट इज 5 माइनस 1 + 2 दैट इज 3। तो ये पावर में क्या आ जाएगा, 2। इससे आपको थोड़ा कम सॉल्व करना पड़ेगा रिलेटिवली। ये कितना आ रहा है, सो 3 का पावर 4 इज 81 इंटू 3 दैट इज 243 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2 32, और यहाँ पे 1/100। सो 243/32 आ रहा है। और आपको क्वेश्चन में केसी दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -3, मतलब ये दे रखा है 2.5/1000। इसको आप लिख सकते हैं 25/10,000, और साफ साफ दिख रहा है न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, यानी हर तरह से दिख रहा है कि QC इज मोर देन KC। अगर QC KC से ज्यादा आया मतलब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है क्या, नहीं है। और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे तो नहीं है। इफ नॉट, इन विच डायरेक्शन डज द रिएक्शन प्रोसीड टू रीच इक्विलिब्रियम। तो अगर QC KC से ज्यादा होता है तो रिएक्शन किधर जाता है, बैकवर्ड जाता है। तो अभी जो मोल्स दे रखे हैं यहां से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा टू अचीव इक्विलिब्रियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करते हैं। An equilibrium mixture of nitrogen, hydrogen and ammonia at 700 Kelvin contains this and this. At this temperature, Kc for the reaction is given. What is the concentration of ammonia? बहुत ही सिंपल है, आप रिएक्शन लिख लीजिए N2 plus 3H2 gives 2 ammonia। अब क्या कीजिएगा, Kc का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, विच इज 0.29 and that will be equal to अमोनिया का स्क्वायर, अमोनिया ही नहीं पता, अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन 0.036 इनटू हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन
0.15 और हाइड्रोजन के पावर में क्या जाएगा, उसका कोएफिशिएंट जाएगा। तो यहां से सॉल्व करके अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है 5.9 इंटू 10 की पावर -3 मोलर। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 20 और 21 ट्राई करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करते हैं। In a mixture of nitrogen and hydrogen in the ratio of 1:3 is taken at 300 degree. The percentage of ammonia under equilibrium is 33.33% by volume. बाई वॉल्यूम का मतलब होता है बाई मोल। बाई वॉल्यूम और बाई मोल एक ही चीज होता है। तो ये परसेंटेज बाई मोल है, 100 से डिवाइड करोगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अच्छा, एंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 64। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन यूजिंग द इक्वेशन N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया। अब देखिए इसमें टोटल प्रेशर दे रखा है, इसका मतलब है कि बिना कहे ही थोड़ा सा आपको खुद समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, केपी फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रेशर दिया है तो मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, केपी पूछ रहा है, केसी नहीं निकालना है, केपी निकालना है। बाकी तो आसान सवाल है। नाइट्रोजन +3 हाइड्रोजन गिव्स 2 अमोनिया। इनिशियली जो मोल रेशियो है वो 1:3 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पे अमोनिया हो गया 33.33%। तो आप ये तो इनिशियल हो गया। अब आप इक्विलिब्रियम पे लिखिएगा कैसे, तो आप लिखिएगा 1 - x, एक गया तो ये 3 गया, 3 - 3x, और ये एक गया ये 3 गया, ये 2 बना तो 2x। ये इनके मोल हो गए इक्विलिब्रियम पे। अब अगर यहाँ पे आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहिएगा किसका, अमोनिया का, तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, उसका मोल बाई टोटल मोल। और टोटल मोल कितना आएगा, 4 - 4x + 2x, सो 4 - 2x। और ये मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन में कितना दिया है, 1/3 दिया है। 33.33% बाई वॉल्यूम मतलब 33.33% बाई मोल, और मोल फ्रैक्शन बाई 100। अब इसको सॉल्व करके x निकाल लीजिए, आधा काम वही खत्म हो जाएगा। 6x is equal to 4 - 2x. 8x is 4, so x is 0.5. x आते ही आपको सबका मोल पता चल गया इक्विलिब्रियम पे। और हम लोग ये जानते हैं कि जब केपी लिखते हैं तो 2-3 तरीका हो सकता है केपी को लिखने का। जैसे इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो प्रेशर ऑफ अमोनिया आप ले सकते हैं पावर में 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पावर में 1 एंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पावर में 3। एक तरीका तो ये हो सकता है केपी को लिखने का। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप मोल फ्रैक्शन में लिख दीजिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया पावर में 2 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन पावर में 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन पावर में 3। लेकिन ये जो टोटल प्रेशर वाला सेगमेंट है वो अलग से लिखिए और यहां पावर में क्या डालिए, डेल्टा एनजी। इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप मोल में भी लिख सकते हैं। मोल ऑफ अमोनिया पावर में 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन पावर में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पावर में 3, और यहां पे टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम की पावर डेल्टा एनजी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसी फॉर्मेट को मैं यूज कर रहा हूं, कि लास्ट वाले फॉर्मेट को यहां पे। तो मैं केपी कैसे लिखूंगा, अमोनिया का मोल 2x विच इज 1 पावर में उसका कोएफिशिएंट, 1 - x नाइट्रोजन का दैट इज 0.5 पावर में 1, 3 - 3x मतलब 3 - 1.5 दैट इज 1.5 पावर में 3। ये मोल वाला फैक्टर हो गया। अब क्या बचा, टोटल प्रेशर का फैक्टर विच इज 64 इक्विलिब्रियम पे।
डिवाइडेड बाय टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, इनको ऐड कर दीजिए 1.5, 0.5 और 1, 3 आ जाएगा। और पावर में क्या होगा, डेल्टा एन जी, एंड दैट विल बी 2 - 4, दैट इज -2, -2। तो ये सॉल्व करके आ रहा है 1.3 इंटू 10 की पावर -3। ये कहते तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बट ये यूनिट के साथ होता है। देखिए यहां से देख लीजिए, सिंपल होगा। अगर आप सीधा इस फॉर्मूले से एनालाइज कीजिएगा तो आपको लगेगा कि प्रेशर का यूनिट बचना चाहिए, एटीएम स्क्वायर बाई एटीएम की पावर 4। तो यूनिट क्या आ जाएगा, एटीएम की पावर -2। क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करते हैं। देखिए, दिस सिस्टम N2O4 गिव्स टू NO2। Maintained in a closed vessel at 60 and a pressure of 5 atm has an average molecular weight of 69. Calculate Kp। अब यहाँ पे आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, जहां पे हम लोग वैन हॉफ फैक्टर को मॉलिक्यूलर वेट से रिलेट करते हैं, और वहां से दो रिलेशन निकल के आता है। एक तो वैन हॉफ फैक्टर इन केस ऑफ डिसोसिएशन इज 1 प्लस अल्फा इंटू n-1, and similarly it is also equal to molecular weight theoretical by molecular weight observed। इसमें ये थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है जो रिएक्टेंट हमने कंटेनर में डाला था उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था, और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है जब वो रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ और उसने एक इक्विलिब्रियम पे मिक्सचर बना लिया तो उस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना है। सो दैट इज थियोरेटिकल एंड ऑब्जर्व्ड। थियोरेटिकल का मतलब होता है रिएक्टेंट जो हमने कंटेनर में डाला है उसका मॉलिक्यूलर वेट, और ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है जब वो रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ है तो उसके डिसोसिएट होने से जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना है उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ये बेसिकली इसका मतलब होता है। देखिए, तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट 69 है, ये वैल्यू आपको गिवन है। व्हाट इज द थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट, तो सिंपल सा मतलब है रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट जो कि कौन है, N2O4। निकालिएगा तो कितना आएगा, 64 प्लस 28, 92 आ जाएगा। तो आपको थियोरेटिकल और ऑब्जर्व दोनों पता है। एन की वैल्यू कितनी होगी, तो एन की वैल्यू बहुत सिंपल होती है। अगर आपने रिएक्टेंट साइड में 1 मेंटेन करा हुआ है तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट साइड में कोएफिशिएंट कितना है, वही एन है, तो यहाँ पे N2 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 2 - 1 इज इक्वल टू 92/69। ये 23 से डिवाइड होगा और ये आ जाएगा 4/3, और ये सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस अल्फा इज 4/3, अल्फा आ जाएगा 1/3। इसका मतलब है जितना भी मोल रहा होगा स्टार्टिंग में उसमें से 1/3 जो है डिसोसिएट हुआ होगा। ठीक है, केपी निकालने में एक और फायदा क्या होता है कि केपी निकालने में आप इनिशियल मोल 1 लेके चल सकते हैं। अगर कुछ गिवन नहीं है तो आप 1 लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर मैं वहां से सोचूं N2O4 गिव्स 2NO2, इनिशियल मोल मैंने इसका ले लिया 1, एक में से डिसोसिएट कितना होगा 1/3, तो इसका इक्विलिब्रियम पे कितना बचा 2/3। अगर ये एक गया तो ये 2 बना, एक गया तो 2 बना, तो 1/3 गया तो ये कितना बना होगा, 2/3 बना होगा। और इक्विलिब्रियम पे ये तो t इज इक्वल टू 0 पे था, ये कब आ गया, इक्विलिब्रियम पे मोल्स का पता चल गया। आपको निकालना क्या है, केपी निकालना है। तो केपी देखिए, तो केपी कैसे निकालेंगे, तो आप मोल ही ले लीजिए, 2/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2/3, ये मोल वाला टर्म हो गया। टोटल प्रेशर, ये आपको क्वेश्चन में 64 दे रखा है, सॉरी 64 नहीं, टोटल प्रेशर 5 दे रखा है, 5 डिवाइडेड बाई, आप टोटल मोल ले लीजिए, टोटल मोल 4/3 हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, 4/3। और पावर में डेल्टा एनजी आएगा, डेल्टा एनजी विल बी 2 - 1, तो पावर में इसके 1 आ जाएगा।
सॉल्व कीजिएगा तो एक 2/3, एक 2/3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बच गया 2/3, और ये वाला चीज हो गया 15/4। तो यहां कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 5 आ गया और ये 2 आ गया, यहां से केपी क्या क्या आ जाएगा 2.5। केपी 2.5 आ जाएगा, यूनिट क्या होगा इसका, एटीएम होगा। एटीएम स्क्वायर बाई एटीएम क्या हो जाएगा, एटीएम हो जाएगा। तो ये केपी आ गया। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एट व्हाट प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर देखते ही ये समझ आ गया कि मुझे केपी यही वाला यूज करना है, विच इज 2.5। अब अपने से पूछ रहा है प्रेशर कितना लेंगे कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 230/3 हो जाएगा। वापस से वैन टॉप से रिलेट कीजिए, 1 प्लस अल्फा इंटू n-1, अपने को पता है n-1 तो 1 ही आ रहा है, इज इक्वल टू theoretical which is 92 divided by observed which is 230/3। और यहां से अल्फा जब आप सॉल्व करके निकालिएगा तो 1/5 आ रहा है। अल्फा 1/5 आ गया, इनिशियल मोल आपने 1 ले लिया था। तो इक्विलिब्रियम पे क्या लिखिएगा, तो इक्विलिब्रियम पे आप लिखिएगा 1 माइनस अल्फा विच इज 4/5। जब ये 1 गया तो ये 2 बना, ये 1/5 गया तो ये कितना बना, 2/5 बना। ये दोनों के मोल्स आ गए। अच्छा, केपी से इक्वेट कीजिए, तो पहले तो मोल ही लिखिए, 2/5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4/5। बढ़िया। टोटल प्रेशर ही पूछा है इस बार, टोटल प्रेशर ही पूछा है, तो उसको रहने दीजिए, टोटल प्रेशर को रहने दीजिए। टोटल मोल कितना हो गया, 6/5, 6/5 टोटल मोल है। बढ़िया। और पावर में डेल्टा एनजी वो तो बनी है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, थोड़ा जगह यहाँ पे बना लेते हैं। सॉल्व करना है, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। केपी अपने को 2.5 दे रखा है, चलिए करते हैं। तो 2.5 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाई 4/25, ये नीचे आएगा 4/25, 25 ऊपर 4 नीचे, इज इक्वल टू पीटी, और 6/5 को भी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ये 5 5 और ये 25, ये 4 और 4 कैंसिल, तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, 15 एटीएम। अगर 15 एटीएम प्रेशर हम मेंटेन करते तो अपने को एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 230/3 मिलता। क्वेश्चन नंबर 20, in the esterification process दे रखा है, an equimolar mixture of alcohol and acid taken initially yields under equilibrium the water with mole fraction 0.33, calculate the equilibrium constant। ध्यान रखेंगे ये homogeneous equilibrium है, इसमें सब लिक्विड है, इसलिए सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर एक लिक्विड दूसरा गैस होता तो आप कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ किसका लेते, गैस का लेते, लेकिन यहां सबको लेना पड़ेगा। तो यहां जब आप इक्विलिब्रियम लिखने जाइएगा तो पहले रिएक्शन लिख लीजिए, C2H5OH प्लस CH3COOH। ये एस्टरिफिकेशन है, अपने को ऑलरेडी पता है, इसके बारे में कोई खास बात नहीं है। गिव्स एस्टर प्लस वाटर। तो आप इसमें लिखिएगा कि इनिशियली मैंने लिया इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर लेना है। आप इनिशियली मान लीजिए आपने 1 मोलार ले लिया दोनों का, तो इक्विलिब्रियम पे कैसे लिखिएगा, इसको लिखिएगा 1 - x, इसको लिखिएगा 1 - x, इस दोनों को क्या लिखिएगा, इक्विलिब्रियम पे x। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखिएगा, ये लिखिएगा x² अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। अब इसमें आपको क्वेश्चन में एक चीज दे रखा है, वाटर का मोल फ्रैक्शन 1/3 है। वाटर का मोल अगर x है और टोटल मोल्स अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो 1 - x और x ऐड कीजिएगा तो 2 आएगा, एंड दैट इज द मोल फ्रैक्शन विच इज 1/3। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। x अगर 2/3 है तो 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 - 2/3 विल बी 1/3, इसका भी स्क्वायर करना है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं।
solid ammonium carbamate dissociates as reaction दे रखा है in a closed vessel. Solid ammonium carbamate is in equilibrium with its dissociation products. At equilibrium, ammonia is added such that the partial pressure of ammonia at new equilibrium now equals the original total pressure. Calculate the ratio of total pressure at new equilibrium to that of the original total pressure. अच्छा सवाल है ये, कैसे करना है देखिए. तो अपने को जो रिएक्शन दे रखा है वो है NH2COO NH4 और इसको डिसोसिएट करके क्या मिल रहा है, 2 अमोनिया और CO2. इसमें ध्यान ये रखना है कि ये सॉलिड है, इसको मत इंक्लूड कीजिएगा, बाकी ये दोनों गैस है. देखिए तो आप अगर अमोनियम कार्बामेट का 1 मोल डिसोसिएट करेंगे तो अमोनिया का कितना मोल मिलेगा, 2 मोल मिलेगा, और CO2 का कितना मोल मिलेगा, 1 मोल मिलेगा. अगर इनका 2 और 1 मोल मिलेगा ऑन डिसोसिएशन तो आप खुद भी समझ सकते हैं सेम कंटेनर में है, सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो दोनों के प्रेशर का रेशियो भी 2:1 होगा. मतलब अगर इसका प्रेशर 2p है तो इसका प्रेशर p होगा एट इक्विलिब्रियम. अच्छा, अब अगर ये कंडीशंस आपको पता है तो आप यहाँ पे Kp निकाल सकते हैं. ऑब्वियसली P के टर्म्स में आएगा तो ये हो जाएगा 2p का स्क्वायर इनटू P एंड दैट विल बी 4p क्यूब. तो Kp निकल गया. अब कह रहा है एट इक्विलिब्रियम अमोनिया इज एडेड सच दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट न्यू इक्विलिब्रियम नाउ इक्वल्स द ओरिजिनल टोटल प्रेशर. मतलब ये है कि जब हमने अमोनिया को ऐड किया तो इसको चलो ओल्ड इक्विलिब्रियम कह देते हैं, यहां पे लिख देते हैं न्यू इक्विलिब्रियम. जब हमने अमोनिया को ऐड किया तो अमोनिया का पार्शियल प्रेशर एट न्यू इक्विलिब्रियम इज नाउ इक्वल टू द ओरिजिनल टोटल प्रेशर. ओरिजिनल टोटल प्रेशर कितना है, 3p. तो अमोनिया का न्यू इक्विलिब्रियम पे प्रेशर क्या हो गया, 3p. बट अब आप खुद सोचिए, जब आपने अमोनिया ऐड किया होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड गया होगा, और जब रिएक्शन बैकवर्ड गया होगा तो क्या CO2 का प्रेशर भी चेंज हुआ होगा, डेफिनेटली. तो CO2 का प्रेशर P नहीं रहेगा, इसको कुछ Y मान देते हैं. लेकिन आप कुछ भी कीजिए, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं किया है और रिप्रेजेंटेशन भी चेंज नहीं किया है तो Kp का वैल्यू वही रहता है. तो यहां से Kp का वैल्यू तो वही रहेगा, इनको रिलेट कर लीजिए. सो दिस विल बिकम 3p स्क्वायर इंटू y. यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 4p क्यूब डिवाइडेड बाई 9p स्क्वायर. p एक बच जाएगा, सो दिस विल बी 4p बाई 9. y आ गया तो आपको ओल्ड पे टोटल प्रेशर पता था, अब आपको न्यू पे भी टोटल प्रेशर पता चल गया, विच इज 3p प्लस 4p बाई 9, दैट विल बी 31p बाई 9. और आपसे रेशियो पूछा है टोटल प्रेशर एट न्यू टू ओल्ड, तो रेशियो निकाल लीजिए. टोटल प्रेशर एट न्यू डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर एट ओल्ड का, ये कितना आ जाएगा, न्यू टू ओल्ड विल बी 31t बाई 9 डिवाइडेड बाई ओल्ड कितना है 3p. द रेशियो विल बी 31:27. ये रेशियो आ जाएगा 31:27. क्वेश्चन नंबर 22 और 25 ट्राई कर लीजिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं. Anhydrous calcium chloride is often used as a desiccant. In the presence of excess of CaCl2, the amount of the water taken up is governed by Kp. For the following reaction at room temperature, ये दे रखा है. What is the equilibrium vapor pressure of water in a closed vessel that contains CaCl2 solid? तो बहुत ही सिंपल सवाल है, थोड़ा वर्डिंग है वैसा, बट सवाल में कुछ भी नहीं है. आप इसका रिएक्शन लिख लीजिए, लिखा ही हुआ है ऑलरेडी. CaCl2 प्लस दिस इज सॉलिड, 6 water gas gives CaCl2 dot 6H2O, और ये क्या है, सॉलिड है.
What is the equilibrium vapor pressure of water in a closed vessel that contains CaCl2 solid? कैसे करेंगे? तो Kp आपको दे रखा है और आपको पता है Kp में सिर्फ कौन आएगा, गैस आएगा, बाकी कुछ है ही नहीं। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन प्रेशर ऑफ वाटर, और जो कोएफिशिएंट है वो कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा। तो कोएफिशिएंट को पावर में दे दीजिए। और क्या Kp का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है? यस, 6.4 इंटू 10 की पावर 85। यहां से निकाल सकते हैं प्रेशर ऑफ वाटर, ये आ जाएगा 1 अपॉन 6.4 इंटू 10 की पावर 85 की पावर 1/6। कैसे सॉल्व करेंगे? 64 अगर ये होता, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं तो काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 की पावर 1/6, दैट इज 2। और ये हो जाएगा 10 की पावर 84/6, 10 की पावर 14। सो दिस विल बी 0.5 इंटू 10 की पावर -14, या इसको बोल सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -15। दैट इज द प्रेशर ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 22 काफी आसान है। बेसिकली आपको ऑलरेडी पता है CaCl2 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एलसीपी के क्वेश्चंस चालू हो गए। हाउ विल an increase in temperature affect each of the following equilibria, and what will be done by increase in pressure? बहुत सिंपल है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। और अगर एंडोथर्मिक हुआ तो टेम्परेचर बढ़ाने से किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड। बस इस बात का ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है। जैसे पहले तो एक्सो एंडो देख लेते हैं। इसके अंदर डेल्टा एच दे रखा है। पॉजिटिव में है तो एंडो होगा, पॉजिटिव में है तो एंडो होगा, नेगेटिव में है तो एक्सो होगा, नेगेटिव में है तो एक्सो होगा। तो आपसे कह रहा है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करेगा। तो बहुत आसान है, अपने को पता है कि अगर एंडो है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे किधर जाएगा, फॉरवर्ड। टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड, टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड, और टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड। काफी सिंपल है। अच्छा, दूसरा प्रेशर के बारे में पूछ रहा है। तो प्रेशर वाला चीज भी काफी 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 आसान है। देखिए प्रेशर में क्या होता है। तो अपने को याद है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाइएगा तो इक्विलिब्रियम उसको कम करना चाहेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट होता है। आप जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम को चेंज करके बढ़ाते हैं, लेकिन वो जब प्रेशर कम करता है तो मोल को चेंज करके कम करता है। हम लोग जब प्रेशर में चेंज लाते हैं तो वॉल्यूम को चेंज करके लाते हैं, वो जब प्रेशर में चेंज लाता है तो मोल को चेंज करके लाता है। तो अगर मैं कह रहा हूं इंक्रीज इन प्रेशर, ये मैंने किया है, ये स्ट्रेस ऑन द इक्विलिब्रियम है। तो अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम प्रेशर को घटाना चाहेगा। रिएक्शन क्या करना चाहेगा, प्रेशर को घटाना चाहेगा। और प्रेशर को घटाने का उसके पास क्या तरीका है, गैस के मोल को घटाना चाहेगा। वो क्या करेगा, गैस के मोल को घटाना चाहेगा। अब इसमें गैस का मोल कैसे घटेगा, किधर घटेगा, तो ये आप खुद ही देख सकते हैं। पहले वाले में 2 से बन रहा है 4। पहला वाला जो है इसमें दे रखा है 2 अमोनिया के रिएक्शन से क्या मिल रहा है, N2 मिल रहा है। और क्या मिल रहा है, H2 मिल रहा है। तो आप जब 2 मोल ले रहे हैं तो बन कितना मोल रहा है, 4 मोल बन रहा है। 2 से 4 बन रहा है फॉरवर्ड जाने पे। बट आपको तो गैस का मोल घटाना है ना, तो आपको किधर जाना पड़ेगा, बैकवर्ड, ताकि 4 से कितना बने, 2 बने। तो ये तो जो आंसर लिखे थे ये टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लिखे थे। अब अगर मैं यहाँ पे प्रेशर वाले आंसर लिखूं तो आपको पता है कि आपने प्रेशर बढ़ाया है तो रिएक्शन घटाने की कोशिश करेगा, और उसके लिए रिएक्शन मोल घटाएगा, किसके, गैस के। और गैस के मोल्स कैसे घटेंगे, तो पहले वाले में बैकवर्ड जाने पे 4 से 2 बनेगा। तो पहले वाले में बैकवर्ड जाने पे
दूसरे वाले में दोनों साइड में डेल्टा एनजी जीरो है, दोनों साइड में दो दो मोल है, तो यहां पे नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। तीसरे वाले में फॉरवर्ड जाने पे मोल बढ़ेगा, बैकवर्ड जाने पे मोल घटेगा, मुझे मोल घटाना है गैस का तो बैकवर्ड ही जाना पड़ेगा। और यहां पे आप सोचिए, एक सॉलिड है, ये राइट वाला भी सॉलिड है, इनको तो भूल जाइए। तो गैस का मोल लेफ्ट में एक दिख रहा है, आपको गैस का मोल घटाना है, तो गैस का मोल किधर जाने पे घटेगा, फॉरवर्ड जाने पे घटेगा, क्योंकि वहां पे एक से जीरो पे आप आ जाओगे। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29। क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा है। Ammonia is a weak base that reacts with water according to the equation ammonia plus water, प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया। अमोनिया यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड बेस है, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, पानी ब्रॉन्स्टेड एसिड है, H प्लस दे रहा है, ये हो गया। Will any of the following increase the percentage of ammonia that is converted to ammonium ion in water? एडिशन ऑफ NaOH, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप NaOH ऐड कीजिएगा तो पानी के अंदर जो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा, और जब पानी के अंदर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड। तो और अमोनिया का डिसोसिएशन, सॉरी, और अमोनिया का H प्लस के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होगा। एडिशन ऑफ HCl, डेफिनेटली। पानी से H प्लस लेना मुश्किल काम है, क्योंकि पानी अच्छा ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं है, लेकिन अगर आप H प्लस बाहर से ज्यादा अवेलेबल करा दीजिएगा तो डेफिनेटली मोर अमोनिया विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत सिंपल है, क्योंकि जब आप HCl ऐड कीजिएगा तो वो H प्लस को लेके अमोनिया अमोनियम बन जाएगा आसानी से, आपने आयनिक में देखा भी होगा। अमोनिया वीक बेस है, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन अगर अमोनिया को HCl से रिएक्ट करवाते थे तो उसको इरिवर्सिबल की तरह पूरी तरह फॉरवर्ड लेके जाते थे, क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक भी स्ट्रांग है तो रिएक्शन काफी हद तक फॉरवर्ड चला जाता था। तो HCl जब आप ऐड कीजिएगा तो डेफिनेटली ज्यादा अमोनियम से अमोनियम बनेगा। एडिशन ऑफ NH4Cl, बिल्कुल नहीं, इससे NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। Suggest two ways in which the equilibrium concentration of Ag plus can be reduced in a solution of Na plus Cl minus Ag plus and nitrate in contact with solid AgCl। कह ये रहा है कि एक डब्बे में पानी है और यहां नीचे में कौन है, AgCl है, और यहां सॉल्यूशन में कौन कौन है, यहां पे Na प्लस है, यहां पे नाइट्रेट है, यहाँ पे Ag प्लस है, और यहाँ पे Cl माइनस है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ये आपको नीचे में एक इक्विलिब्रियम भी बना के दिया हुआ है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ एक टेम्परेचर भी मेंशन कर दिया है, तो डेफिनेटली एक तरीका तो टेम्परेचर ही होगा। सोचिए सोचिए थोड़ा, अगर एक्सोथर्मिक है और मुझे Ag प्लस को रिड्यूस करना है, Ag प्लस को रिड्यूस करने के लिए रिएक्शन किधर जाना चाहिए, फॉरवर्ड, बट ये एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ऐसा बोल सकते हैं, कूल दी सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन को कूल कीजिएगा टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, एक्सो है, फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा तो Ag प्लस का अमाउंट घट जाएगा। आगे देखते हैं, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो डेफिनेटली Ag प्लस भी अगर आप बाहर से ऐड कीजिएगा तो AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा, क्योंकि QSP KSP से ज्यादा हो जाएगा। अभी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब है अभी QSP इज इक्वल टू KSP होगा, मतलब अभी जो यहाँ पे कंटेनर में Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है इंटू Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, उसका प्रोडक्ट ऑलरेडी KSP के इक्वल आ रहा होगा। अगर आप बाहर से Ag प्लस डालिएगा तो ये कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से QSP मोर देन KSP हो जाएगा, और ऐसा होने से भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा। लेकिन आप LCP में ये पढ़ चुके हैं कि अगर मैंने कोई अमाउंट बढ़ाया तो रिएक्शन उसको घटाने की कोशिश करेगा, लेकिन पूरी तरह से ऑफसेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है
Ag प्लस को डाल के भी आप AgCl का प्रेसिपिटेट करवा सकते हैं, लेकिन जितना Ag प्लस आप डालिएगा उससे कम Ag प्लस प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकलेगा। यानी ओवरऑल अगर आपने Ag प्लस डाला तो फाइनल Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल से ज्यादा ही होगा। लेकिन आप ये तो कर ही सकते थे यहाँ पे कि Ag प्लस को ना डाल के आप यहाँ पे किसको डाल देते, Cl माइनस को। Cl माइनस डाल दीजिए, Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पहले से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से QSP भी KSP से ज्यादा हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन चालू होगा। Cl माइनस तो बढ़ा, अब घटेगा, Ag प्लस तो उतना ही था, वो वहीं से घटना चालू हो जाएगा, और इसका मतलब है फाइनल Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल वाले कॉन्सेंट्रेशन से कम हो जाएगा। तो ये दो तरीका कह सकते हैं यहाँ पे। Cl माइनस का कोई सोर्स यूज कर लीजिए, या एक्सो है तो अगर फॉरवर्ड लेके जाना है तो टेम्परेचर को रिड्यूस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। Additional solid silver sulfate, a slightly soluble solid, is added to a solution of silver ion and sulfate ion in equilibrium with solid silver sulfate। मतलब कुछ ऐसा है, यहां कंटेनर में सिल्वर का आयन है, सल्फेट का आयन है, और यहां पे कंटेनर में सॉलिड सिल्वर सल्फेट का डिपॉजिट भी है। कुछ ऐसा मामला अभी यहां पे है। अब कह रहा है आप और सॉलिड सिल्वर सल्फेट बाहर से ऐड कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर? पहला ऑप्शन दिया Ag प्लस एंड सल्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट चेंज, the added silver sulfate will dissolve, additional silver sulfate will form and precipitate from solution as Ag plus and sulfate. Ag plus ion concentration will increase and the sulfate ion concentration will decrease। बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर ऑलरेडी यहां सॉलिड है और यहां आयन है, मतलब ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब अभी जो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है इनटू सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, उसका जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी उस वैल्यू पे है कि इक्विलिब्रियम आया हुआ है, मतलब अभी ऑलरेडी QSP इज इक्वल टू KSP है, मतलब और Ag2SO4 डिसॉल्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि Ag प्लस और सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ नहीं सकता। अगर आपने बढ़ाया तो प्रेसिपिटेशन होके वापस से कम होगा। तो इसका ये मतलब है कि अब जो आपने एक्स्ट्रा सॉलिड सिल्वर सल्फेट डाला होगा वो डिसॉल्व ही नहीं होगा। द Ag प्लस एंड सल्फेट कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट चेंज। इसका आंसर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 और 34 ट्राई करते हैं। Consider the reaction of chloromethane with OH minus in aqueous solution reaction given at 25 degree. The rate constant for the forward reaction is this, equilibrium constant is this, rate constant for reverse। तो आपको पता है equilibrium constant क्या होता है, K forward by K backward। K forward कितना गिवन है, 6 into 10 की पावर -6, और K बैकवर्ड कितना गिवन है, अच्छा K बैकवर्ड तो आपको फाइंड आउट करना है। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, ये गिवन है 10 की पावर 16। तो यहां से आप K बैकवर्ड निकाल सकते हैं, 6 into 10 की पावर -6 by 10 की पावर 16, which will be 6 into 10 की पावर -22। 34 में क्या है, द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन A gives NB, ठीक है, विच टाइम इज प्रेजेंटेड इन फिगर, फिगर दे रखा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ N। तो ध्यान से देख, ऑब्वियसली जो घट रहा है वो किसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, A का, और जो बढ़ रहा है वो किसका होगा, प्रोडक्ट यानी B का। तो आपको दिख रहा है कि जितने देर में A घटा 0.1 से, उतने देर में B बढ़ा 0.2 से। A घटा 0.6 से 0.5 0.1 से, और B बढ़ा 0 से 0.2 0.2 से, यानी ये N की वैल्यू क्या है, 2 है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब निकाल पाएंगे, जब इक्विलिब्रियम आ जाए। इक्विलिब्रियम कहां आया है, दिख रहा है 6 घंटे पे जाके सब कुछ कांस्टेंट हो गया, यानी 6 घंटे पे इक्विलिब्रियम आया है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब निकालोगे तो 6 घंटे पे बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.6, और कोएफिशिएंट
2 है तो 0.6 का स्क्वायर, और 6 घंटे पे ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.3, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.2 के इक्विलिब्रियम आ गया। इनिशियल रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए, तो यहाँ ऑब्वियसली आपको एवरेज रेट ही निकालना पड़ेगा, कोई स्लोप वगैरह तो आप निकाल सकते नहीं है, तो आप एवरेज रेट निकाल लीजिए। अगर मैं पहले 1 घंटे की बात करूं तो उसमें कितने का फॉल आया है 0.6 से 0.5, यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है 0.1 का इन 1 आवर। तो आपका जो रेट ऑफ कन्वर्जन है वो आ जाएगा 0.1 मोलार पर आवर। 36, 38 और 40 ये 3 कर ले, तो एट 1200 केल्विन अगर यहां पे मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करूं तो kf बाई kr करेंगे तो ये आ जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10 की पावर 5, और अगर 1500 केल्विन पे kf बाई kr करेंगे तो वहां पे के इक्विलिब्रियम आ जाएगा 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2.6 इंटू 10 की पावर 5। इस वाले में अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लूं तो ये सॉल्व होके आ रहा है 10 की पावर माइनस 14, और ये आ रहा है लगभग लगभग 6 टाइम्स, तो अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10 की पावर माइनस 16। तो ये दिख रहा है कि 1500 केल्विन पे हमारा के इक्विलिब्रियम ज्यादा है, और टेम्परेचर बढ़ने से के इक्विलिब्रियम कब बढ़ता है एंडोथर्मिक के लिए। कौन सा इक्वेशन, वैन हॉफ इक्वेशन। वैन हॉफ इक्वेशन क्या है, ln k2 by k1 is equal to delta h by r into 1 by t1 minus 1 by t2। यहां से जब आप देखोगे एंडो के लिए टेम्परेचर बढ़ने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, एक्सो के लिए टेम्परेचर बढ़ने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा। The vapor pressure of water at 25 degree is this. Calculate the values of Kp and Kc at 25 degree for the equilibrium. इक्विलिब्रियम में लेफ्ट में लिक्विड दे रखा है, राइट में गैस दे रखा है। अब कह रहा है कि वेपर प्रेशर आपको पता है एंड दैट इज 0.0313 atm। वैल्यू केपी और केसी का निकालना है, तो केपी का तो सीधा ही निकल गया, क्योंकि जब आप केपी लिखेंगे तो उसमें सिर्फ प्रेशर ऑफ वाटर ही आएगा, और वो आपको ऑलरेडी पता ही है, तो केपी तो सीधा ही निकल के आ गया। अब अगर आप यहाँ पे केसी निकालना चाहेंगे तो रिलेशन आपको पता है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी होगा। केपी आपको पता है 0.0313, आर की वैल्यू एटीएम में है 0.0821, टेम्परेचर 298, डेल्टा एनजी 1, यहां से केसी आ जाएगा। ये सॉल्व करके आ रहा है 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोलर।